तो आज का आपका करंट का टॉपिक है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अब इसमें एक आता है कि रुपए का क्या अब तक अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण से मतलब क्या है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट है, कुछ चर्चा का विषय रहा है। इससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी है हमारे पास, उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। रुपए का यूज आप बेसिकली लेन देन की प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण से करते हैं, लेकिन रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से यहाँ पे क्या मतलब है, चर्चा में क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, लाभ चुनौतियां उपाय के दृष्टिकोण से, इन फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के द्वारा कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से क्या लाभ हैं और किस तरीके की हानि है। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और ये रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत की है। तो समझना है कि उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया क्या है, लेकिन उससे पहले लाभ हानि को जो इन्होंने चर्चा की है, इसमें सबसे पहले देखिए कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की स्थितियों का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सीमा पर लेन देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। आप जो मुद्रा का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो रुपए का हम प्रयोग करते हैं, वो क्या करते हैं, इनर सर्कल में, अर्थात भारतीय सीमा के अंदर जो भी चीजें हम खरीदते हैं उसके लिए हम रुपए का लेन देन करते हैं, अर्थात लोकल स्तर पर हम लेन देन के लिए रुपए का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही यह बॉर्डर पर आता है, बॉर्डर पर जो लेन देन होता है वो दो देशों के बीच हो रहा होता है, दो विदेशी कंपनियों, दो विदेशी देशों, दो विदेशी यहां पर आपको संस्थाओं के मध्य यहां पर लेन देन होता है, और वो लेन देन करते हैं जहां पर दोनों स्वीकार करें एक ही चीज को लेकर, अर्थात एक मुद्रा जिस पर दोनों सहमत हों। और वर्तमान समय देखा जाए तो सबसे सर्वमान्य मुद्रा कौन सी है, डॉलर। तो जो भी लेन देन होता है वो किसमें होता है, डॉलर में। लेकिन यहां पे रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण अगर हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि हम न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत की सीमा इत्यादि पर भी जो लेन देन हो रहा है दूसरे देशों के साथ, हम उसके लिए भी भुगतान किसमें करें, रुपए में करें। ठीक है, ये इसका मतलब होता है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो यहां पे है इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए को बढ़ावा देना रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत आएगा। अब देखा जाए तो जो लेन देन की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें भी प्रक्रिया होती है, एक होता है चालू खाता। ठीक है, तो चालू खाता लेन देन के साथ साथ पूंजी खाता लेन देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो खाते दो तरीके के आपको होते हैं, एक चालू खाता के अंतर्गत आपको लेन देन की प्रक्रियाएं होती हैं और एक पूंजी खाता के अंतर्गत भी लेन देन की प्रक्रियाएं आपको संचालित की जाती हैं। अब चालू खाता और पूंजी खाते में समस्या क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को लेकर भी यहां पर उन्होंने सवालिया यहां पर क्वेश्चन क्रिएट किया है कि जहां तक रुपए का सवाल है, या पूंजी खाते में आंशिक रूप से, जबकि चालू खाते में ये पूरी तरीके से परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय कहने का क्या मतलब हुआ कि आप जितनी मात्रा में चाहें उतनी मात्रा में रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें पूंजी खाते में क्या है, ये आंशिक रूप से, अर्थात पूंजी खाते में यह सुविधा प्राप्त नहीं है। किसके अंतर्गत प्राप्त है, सिर्फ चालू खाते के अंतर्गत आपका जो रुपया है वो पूरी तरीके से परिवर्तनीय होता है। क्यों नहीं किया गया है, किस संदर्भ में किया गया, उसके संदर्भ में यहां पे काफी सारी प्रिकॉशंस होती हैं जिसको यहां पर आरबीआई लागू नहीं करती है, क्योंकि इससे बाजार में उथल पुथल होने के चांसेस में, भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने के चांसेस होते हैं, जहां विदेशी निवेशक आपका बहुत सारा पैसा निकालकर एक साथ ही मार्केट से बाहर निकल सकते हैं, और इसलिए उन्होंने नहीं कर रखा है। तो यहां पे चालू और पूंजी खाता भुगतान संतुलन के यहां पे घटक होते हैं, अर्थात कितना आया और कितना गया। ठीक है, इसकी एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट में भारत ने कितनी चीजों को चालू खाते के तहत बेचा है और कितनी चीजों को चालू खाते के तहत खरीदा है। इसी तरीके से पूंजी खाते के तहत कितनी चीजें उन्होंने सेल की हैं और कितनी चीज उन्होंने बाय की हैं। उसके बाद फिर दोनों का यहां पे लेखा जोखा निकाला जाता है, फिर चालू खाता और पूंजी खाते को पूरा जोड़ा जाता है, और उसके बाद फिर यहां पर जो आता है वो होता है भुगतान संतुलन, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पर आपका माइनस में आता है, फुल ऑफ, चाहे आपका पूंजी खाता प्लस में हो, चालू खाता माइनस में हो, लेकिन टोटल आपका प्लस या माइनस में आता है, उससे पता चलता है कि आपका व्यापार में वृद्धि हो रही है, या फिर हम कहते हैं कि व्यापार घाटा हो रहा है। तो व्यापार अधिशेष और व्यापार घाटे की जो स्थितियां आती हैं वो भुगतान संतुलन की स्थिति से पता चलती हैं कि हमने ज्यादा आयात किया है या ज्यादा निर्यात किया है। अब यहां पे देखिए, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की यहां पे आवश्यकता क्यों है, इसके संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि डॉलर का वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबार में
हिस्सा देखिए कितना बड़ा है, 88.3%। मतलब 100 में से आप कह सकते हैं 88 लोग किसमें लेन देन कर रहे हैं, डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। और जितनी सर्वमान्य अगर कोई मुद्रा है तो क्या करोगे आप, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डॉलर होने चाहिए आपके पास लेन देन के लिए। डॉलर नहीं होगा तो समस्या लेन देन में हो जाएगी। तो यहां पर 88.3, इसके बाद फिर आपको यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग का स्थान आता है। रुपए की जो हिस्सेदारी है वो आपको कितना है, 1.7%। ठीक है, लगभग 2 लोग भी यहां पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसे यहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको इसकी अंतरराष्ट्रीयकरण करोगे तो अभी आप जो देख रहे हैं ना कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो होता है लगातार क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। ठीक है, 80 पहुंच गया। तो अगर हम यहां पर डॉलर लेन देन बंद कर दें और सारा भुगतान किसमें करने लगे, रुपए में करने लगे, तो हमें फिर डॉलर के चढ़ने उतरने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं है तब तक ये हमारा रुपया डाउन होता रहेगा। और जब भी आपका रुपया यहां पर डाउन होगा, गिरेगा, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को यहां पर बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसे पे किसमें करना है, डॉलर में। तो पहले आप $1 पे करते थे तो आपका कितना रुपया जाता था, मान लीजिए 70 रुपए जा रहा था। लेकिन अब वही $1 आप पे कर रहे हैं तो इसका मतलब कितना आपका जा रहा है, 80 रुपए। मतलब हर $1 में 10 रुपए का नुकसान आपका हो रहा है। तो जब आप पेमेंट करने जाओगे तो पेमेंट में क्या होगा, आपको नुकसान हो रहा है, आपके पैसे ज्यादा यहां पर जा रहे हैं। तो यहां पर इसीलिए इन चीजों की यहां पे बात की गई है। तो रुपए के देखिए अंतरराष्ट्रीयकरण की आवश्यकता के दृष्टिकोण से एक बात तो हमने यहां पर देख ली कि क्यों क्या हिस्सेदारी है। दूसरा, डॉलर जो कि एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, अत्यधिक विशेषाधिकारों के अंतर्गत भुगतान संतुलन संकट से प्रतिरक्षा भी यहां पर आपको प्रदान करता है, क्योंकि अमेरिका जो है अपने विदेशी घाटे को अपनी मुद्रा के साथ यहां पर कवर कर सकता है। तो वो अपना जो पूरा एक सिस्टम उन्होंने डॉलर के तहत चला रखा है, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को जो उनका आधार है वो डॉलर है। और उस डॉलर को उन्होंने इस तरीके से इतना मजबूत कर रखा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 88 लगभग देश 100 में से आपको डॉलर स्वीकार करते हैं। तो इसके कारण वो बहुत ही क्या है, एक मजबूत, आपको हार्ड मनी हम कहते हैं, जिसको सब लोग यहां पर स्वीकार करते हैं। तो वो आसानी से उसको कवर अप कर सकता है। और स्वीकार होने के कारण बहुत सारे देशों के द्वारा भी यहां पर अपनी अपनी यानी कि जो केंद्रीय बैंक होती हैं वो भी डॉलर को अपने बैंकों में रखती हैं, क्योंकि वो भुगतान संतुलन में यूज होता है, पेमेंट में यूज किया जाता है। अब रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण के लाभ क्या हो सकते हैं, क्यों अगर इसका अंतरराष्ट्रीयकरण कर दें, रुपया लेन देन के लिए प्रयोग होने लग जाए तो लाभ क्या क्या है। सीमा पार लेन देन में रुपए का उपयोग भारतीय व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है, जो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा, व्यापार की लागत को भी कम करती है, साथ ही व्यापार के बेहतर विकास को सक्षम बनाती है और भारतीय व्यापार के विश्व स्तर पर बढ़ाने की संभावना को भी बेहतर बनाती है। यह विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम कर देगा, फिर हमें डॉलर की यहां पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रुपया ही हर जगह मान्य हो जाएगा। और भंडार विनिमय दर की यहां पे स्थिरता को प्रतिबंधित करें और बाहरी स्थिरता को बनाए रखने में भी आपको मदद करेगा। तो यहां पे ना सिर्फ आपकी इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी, आपका यहां पर लेन देन की प्रक्रिया स्टेबल हो जाएगी, इसका रुपए के ऊपर नीचे होने की जो घटनाक्रम है वो खत्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी वहां पर आपको आ जाएगी। व्यापार में यहां पर कोई प्रतिकूल आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी डॉलर अप एंड डाउन होता है तो लेन देन में जो होता है लोग कम और ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे महंगाई की आप समझिए सिंपल वे में, महंगाई हो जाती है, अगर ज्यादा रेट बढ़ गए तो आप कम खरीदना शुरू कर देते हो, और जैसे ही चीजें सस्ती होती हैं तो आप ज्यादा खरीदना शुरू करते हो। तो जैसे यहाँ पे आपका डॉलर जो होता है आपको ज्यादा हार्ड हो गया या रुपया ज्यादा गिर गया, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, आयात और निर्यात में इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और भारत में यहां पर आपको समस्याएं, इसके कारण व्यापार घाटे की जो स्थितियां हैं वो आपको भी बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को कम करने से भारत को यहां पर देखा जाए तो बाहरी जोखिमों के प्रति कम संवेदनशील स्थितियां हो जाएंगी। कि जैसे कि अभी आप देखें कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुनाई दिया कि मंदी आने वाली है, तो उसका प्रभाव कहां पड़ता है, भारत के शेयर मार्केट पे। तुरंत वहां पर देखोगे तो बहुत तेजी से मार्केट डाउन होता है। तो इस तरह क्यों हो रहा है, क्योंकि लेन देन डॉलर में आप कर रहे हो। जहां ये प्रक्रिया आप बंद कर दोगे तहां पे इसका ये सारा जो प्रभाव आपको दिखाई दे जाता है ये भी धीरे धीरे आपको कम हो जाएंगे। जैसे कि यहां पर वही एग्जांपल आपको दिया गया है कि मौद्रिक नीति सख्त होने पर डॉलर को मजबूत करने के यहां पे प्रयास किए गए। घरेलू व्यापार के अत्यधिक विदेशी मुद्रा के परिणाम स्वरूप वास्तविक घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
मुद्रा जोखिम के कम होने से पूंजी प्रवाह के उत्क्रमण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इसका मतलब होता है कि जो लोग बहुत तेजी से आपके मार्केट्स में पैसा डाला और फिर आपको निकाल लेते हैं, यह ऐसा इसलिए होता है जब आपका रुपया ऊपर नीचे होगा, जहां दिखाई देगा कि भारतीय मार्केट में अब निवेश करने का नुकसान है, तो वो क्या करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। और जहां उन्हें दिखेगा कि हाँ ये मार्केट में पैसा लगाना ठीक रहेगा, तो यहां से पैसा निकालते हैं और दूसरी मार्केट में निवेश कर देते हैं। और जैसे ही आपके मार्केट से पैसा निकला तो मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाती है। तो ये जो मार्केट का उथल पुथल आपको मची रहती है इन सब चीजों के कारण, कि विदेश में कुछ हुआ है, दूसरे देशों में कुछ हुआ और उसका प्रभाव आपको भारत के मार्केट में आपको नजर आने लगता है, कहते हैं ये सारी चीजें भी आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन हर चीज कहते हैं अच्छी ही नहीं है, इसके कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों में भी यहां पर आरबीआई ने कुछ पक्षों के बारे में जानकारी दी है। जैसे भारत एक पूंजी की कमी वाला देश है, इसके विकास के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। यदि इसके व्यापार का एक बड़ा हिस्सा रुपए में होगा तो अनिवासियों के पास भारतीय रुपए की शेष राशि होगी, जिसका उपयोग वो भारतीय संपत्ति को हासिल करने के लिए वो करेंगे। ऐसी वित्तीय आस्तियों की बड़ी होल्डिंग बाहरी जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, जिसके प्रबंधन के लिए अधिक प्रभावी नीतिगत साधनों की आवश्यकता होगी। आपको जो पैसा भी आता है वो डॉलर में आता है, ठीक है। अगर आपने कहा कि हम लेन देन के लिए रुपया ही हर जगह यूज होने लगा, तो ये जो डॉलर आ रहा है आपके पास, ये डॉलर आना बंद हो सकते हैं। वो अपने डॉलर का निवेश वो किसी अन्य चीजों में करना शुरू कर सकते हैं और उनके निवेशन में फिर उसको निकालेंगे और हटाएंगे भी। अभी वो जो रेमिटेंस के रूप में यहां पे पैसा भेजते हैं, उनके परिवारों के पास जाता है और जो परिवारों के पास पैसा आता है वो आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश के रूप में चला जाता है। लेकिन जब वहां पर उनको ये आधार नहीं मिलेगा, वो किसी अन्य तरीके से इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे और वो जो पैसा आएगा वो आता जाता रहेगा। फिर वो कभी निकाल भी सकते हैं और कभी डालेंगे भी। तो उसको नियंत्रित करने के लिए फिर आपको वहां पे और भी ज्यादा संसाधन और संवेदनशीलता आपको बरतनी पड़ेगी। इसके अलावा बाहरी लेन देन में परिवर्तनीय मुद्राओं की कम भूमिका से आरक्षित निधि में कमी आ सकती है कि आप बाहरी निकाल देंगे, सिर्फ रुपया रखेंगे तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। भंडार की आवश्यकता भी उस सीमा तक कम हो जाएगी जिस सीमा तक व्यापार घाटे को रुपए में वित्त पोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त रुपए की अनिवासी होल्डिंग घरेलू वित्तीय बाजारों में बाहरी प्रोत्साहन के पास यहां पर और भी बढ़ा सकती है, अस्थिरता को बढ़ा सकती है, जैसे कि वैश्विक रूप से कम जोखिम अनिवासियों को अपनी रुपए होल्डिंग को परिवर्तित करने और भारत से बाहर भेजने के लिए यहां पर प्रेरित करेगा। बात वही आई कि यहां पर देखिए डॉलर की स्वीकार्यता जहां बंद होगी तो निवेश पैसा जो लोग अभी आपको लगा रहे हैं, भारत में भी जो निवेश आता है सिर्फ अनिवासियों को ही छोड़ दीजिए, बाकी लोग भी जो निवेश कर रहे हैं भारत की मार्केट में, डॉलर की स्वीकार्यता खत्म होने से बहुत सारे लोग हो सकता है कि निवेशिक स्थितियां कम कर दें। क्यों? क्योंकि वहां पे डॉलर का मूल्य उनके यहां से लेन देन का कोई मतलब आपके यहां नहीं रह जाएगा और सिर्फ आपको जो भी प्रक्रिया होंगी वो आपकी लोकल मुद्रा में होंगी, ठीक है। जिनका हो सकता है उनको उतनी समझ भी ना हो लोकल, क्योंकि वो सारी प्रक्रियाएं किसमें कर रहे हैं, आपको लेन देन के लिए डॉलर के। कहते हैं अगर हम ये सारी चीजें अप्लाई कर देते हैं तो इसका एक बड़ा जो एस्पेक्ट अगर हम समझें कि निवेशिक स्थितियों में समस्याएं आपको खड़ी हो सकती हैं, न सिर्फ अनिवासी भारतीयों के दृष्टिकोण से बल्कि अन्य निवेशकों के दृष्टिकोण से भी। और इसके लिए हमारे पास उतने संसाधन या कह सकते हैं उसको फिर आपको उतनी संवेदनशीलता बरतनी पड़ेगी, संसाधन चाहिए होंगे, अन्य चीजें। तो क्या किया जा सकता है फिर? देखिए रुपए के अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण की स्थिति में आपको कदम उठाने भी हैं तो सबसे पहले जुलाई 2022 में यहाँ पे आरबीआई ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन प्रणाली ऑलरेडी यहाँ पर शुरू कर चुका है। ऐसा नहीं है कि उसके बैकफायर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इसको यहाँ पर एक तरीके से पुशअप कर रहे हैं कि हाँ किसको आगे बढ़ाना है। साथ साथ रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। एक बॉन्ड जारी किया जाता है जिसे कहते हैं मसाला बॉन्ड। देखिए बॉन्ड कई तरीके के होते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ एक यहाँ पे लिखा हुआ मसाला बॉन्ड। ये होता क्या है? मसाला बॉन्ड एक तरीके का भारतीय मार्केट से जारी किया गया एक बॉन्ड होता है जो कि विदेशी निवेशकों को यहाँ पर सेल किया जाता है किसी दूसरे देश में कंपनियों को, और इसमें जो भुगतान किया जाता है वो रुपए में किया जाता है, ना कि डॉलर में होता है। तो जो भी खरीदेगा तो वो मसाला बॉन्ड, ठीक है, तो उस व्यक्ति को भुगतान भी रुपए में किया जाएगा या फिर वो बॉन्ड अपने पास रख सकता है, ठीक है, उससे उसे रुपए भारतीय मार्केट में चले आएंगे। वो बॉन्ड अपने पास तब तक रखेगा जब तक वहां पर उसमें पैसे या ईयर आपको लिखा हुआ है कि हाँ ये 2 साल तक आप रख सकते हैं, इस पे इतनी ब्याज मैं आपको दूंगा, और जब आपका ये समयावधि पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपका मूलधन भी
वापस कर दूंगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है, एक तरीके से पैसा बॉन्ड ले लेता है, उसके बदले आपको पैसे दे देता है। आप उस पैसे को लेकर आए, निवेश करते हो, उसके पास बॉन्ड पड़ा हुआ है, उस बॉन्ड का उसके पास पैसे जा रहे हैं, ब्याज इत्यादि है वो उसके पास जा रहा है। जैसे उसकी समयावधि पूरी होगी वापस करेगा, आप बॉन्ड उसके वापस परचेस कर लेंगे और उसका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो उसका मूलधन तो मिला ही, प्लस ब्याज भी उसको वहां पर प्रॉफिट के रूप में मिल जाती है। लेकिन इसकी बड़ी बात क्या है कि ये रुपए में आपको जारी किया जाता है, और इसलिए इसको हम मसाला बॉन्ड यहां पे कहते हैं। इसके अलावा एशियाई क्लियरिंग यूनियन सेटलमेंट के लिए घरेलू मुद्राओं का उपयोग करने के लिए एक योजना के तहत यहां पे प्रयासरत है, जिसमें एक ऐसी व्यवस्था को बनाया जाए जिसमें द्विपक्षीय व्यापारिक संदर्भ में प्रत्येक देश के आयातकों को घरेलू मुद्रा में भुगतान करने का विकल्प होता है। सभी देशों के इसके पक्ष में होने की संभावना के चलते यह महत्वपूर्ण है। अर्थात एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें सभी जो देश हैं इस चीज की स्वीकार करें कि वो रुपए में लेन देन को यहां पर स्वीकार करते हैं। जैसे कि आपने कुछ एग्जाम्पल सुने होंगे जब भी विवाद की स्थितियां होंगी। ईरान जो है, रशिया जो है, इन देशों ने भारत के साथ पेट्रोलियम आयात को लेकर के रुपए के लेन देन को स्वीकार करने की बात कही थी। ठीक है, अगर ऐसे ही कई सारे देश भारत से जो भी व्यापार हो रहा है उसको वो रुपए में लेन देन को स्वीकार कर दें तो डॉलर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और भारत यहां पर मैं कहता हूं अचानक से सब अगर स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हां कई सारे देशों के साथ आप यहां पर रुपए को आगे बढ़ा सकते हैं लेन देन को। तो यहां पर उसी की यहां पर बात की जा रही है कि देखा जाए कि कौन कौन से यहां पर द्विपक्षीय स्तर पे या व्यापारिक स्तर पे ऐसे देश हैं जो रुपए को यहां पर स्वीकार कर सकते हैं, उनके साथ इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे हम रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से देखें तो रुपया भुगतान की हालिया जो पहल है वैश्विक अवस्था और व्यवस्था को ध्यान में रखकर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वास्तविक अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा विदेशों में रुपए के व्यापक उपयोग के लिए केवल रुपए में व्यापार समझौता करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि साथ साथ इसमें भारत और विदेशी बाजार दोनों में विभिन्न वित्तीय साधनों के संदर्भ के रुपए में उदारीकृत भुगतान और निपटान प्रणाली को अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है। इट्स मीन कभी भी एकांगी नहीं होना है, अर्थात सिर्फ रुपए को ही अंतर्राष्ट्रीयकरण करके सिर्फ उसी में लेन देन की प्रक्रिया को ना अपनाया जाए, बल्कि हम एक ऐसी प्रणाली को लेकर चलें जहां पर संभव है तो हम रुपए में भी लेन देन कर रहे हैं और जहां नहीं संभव है हम डॉलर में भी लेन देन कर रहे हैं। एक तरफ डॉलर की प्रक्रियाओं को भी स्वीकार करके कार्य प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाए रखा जाए और दूसरी तरफ हम नए बाजारों, नई स्थितियों की खोजबीन करें जहां पर रुपए को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक परिस्थितियों में या लेन देन में प्रयोग करते रहें। तो एक ऐसी प्रणाली, एक संतुलनकारी स्थिति को हमें लेकर भविष्य की ओर देखना चाहिए। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कुशल स्वैप बाजार और एक मजबूत विदेशी मुद्रा बाजार की भी यहां पे आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे आप कहीं जाते हैं एयरपोर्ट इत्यादि पे विदेशों में आप जाएंगे तो आप रुपए लेके नहीं जाते हैं, क्या करते हैं वहां की करेंसी को चेंज कराते हैं, करेंसी स्वैप कराते हैं। ठीक है, तो करेंसी स्वैप के लिए सिर्फ भारत में जैसे व्यवस्था है वैसे ही जिन देशों में आप रुपए के साथ लेन देन की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं वहां पर आपको करेंसी स्वैप के तहत रुपए उपलब्ध कराने होंगे कि लोग रुपए को लेकर के चीजों पर व्यापार कर सकें, लेन देन कर सकें, शॉपिंग कर सकें, जैसे कि डॉलर को लेकर आप कर सकते हैं। तो उसके लिए यह व्यवस्था आपको बनानी होगी। समग्र आर्थिक बुनियादी आयामों में सुधार, वित्तीय क्षेत्र की मजबूती के साथ सॉवरेन रेटिंग में वृद्धि से भी रुपए की स्वीकार्यता को मजबूती मिलेगी, जिससे इस मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जो रेटिंग होती हैं ये कई सारी चीजों को लेकर होती हैं। सॉवरेन रेटिंग में यहां पर किसी देश की मुद्रा कितनी मजबूत है इसको लेकर रेट किया जाता है। यह रेटिंग आपको स्वीकार्यता के दृष्टिकोण से भी होती है। जितनी ज्यादा आप यहां पे स्वीकार्यता होगी, अस्वीकार्यता होगी अर्थात कितने देश रुपए के लेन देन को यहां पर स्वीकार करते हैं, उतनी ही आपकी रेटिंग क्या होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, अच्छी रेटिंग मिलती चली जाएगी। अभी 2 लोग कर रहे हैं, 4 हो जाएं, 10 हो जाएं, 20 हो जाएं, 50 हो जाएं, वैसे वैसे आपकी रुपए की रेटिंग क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये इस पर भी काम करना है। तो ये जब रेटिंग इत्यादि इससे मिलती हैं तो अगर रेटिंग में वहां पर दिखाया गया कि रुपए की स्वीकार्यता है, अच्छी होती चली जा रही है, तो अगर 40 देश कर रहे हैं तो 41वां देश भी तैयार हो जाएगा। अरे 40 देश तो ऑलरेडी कर रहे हैं, रेटिंग भी अच्छी चल रही है, तो उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बनता है वैश्विक बाजार में रुपए के लिए। तो वहां पर इस पर भी काम करना है कि हमें यहाँ पे सॉवरेन रेटिंग रुपए की यहाँ पर अच्छी बनानी है और इससे यहाँ पर एक पॉजिटिव बाजार हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये था आपका रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर टॉपिक। तो ध्यान रखना है इसको, इस चीज़ को कि किस तरीके से क्यों किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। इस पर एक क्वेश्चन चलिए मैं आपको दे देता हूं लिखने के लिए। इसमें लिखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापारिक लेन देन की प्रक्रियाएं डॉलर और रुपए के सामंजस्य पर निर्भर करती हैं। डॉलर और रुपए के सामंजस्य पर निर्भर करती हैं। हालिया आर्थिक घटनाक्रमों में डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिएगा। उसके आगे लिखेगा, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने का काम करती है। इस संदर्भ में आरबीआई द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की समीक्षा कीजिए। 200 शब्द में इस क्वेश्चन की आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल करते हैं।